अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, क्वेश्चन नंबर 5 जून 2019 ये होमवर्क दिया था और इसका सलूशन मैंने दिया था और आपको कहा था कि आप आई कैप का सलूशन भी देखिएगा, मैं आपको आई कैप वाले से टैली करा दूंगा। मैंने तरीका ये बताया था कि जो सब्सिक्वेंटली क्रेडिट इम्पेयर हो जाता है फाइनेंशियल एसेट, इसमें फ़र्क ये पड़ता है जो इससे पहले पढ़ रहे थे कि इंटरेस्ट इनकम नेट पे चार्ज होती है। यानी अगर हमने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट $500 रखी है और लॉस अलाउंस 100 है, तो अगर क्रेडिट इंपेयर्ड नहीं है, जो पहले पढ़ रहे थे एक्सपेक्टेड लॉसेस, उसमें हम इंटरेस्ट इनकम इस पे लगाते थे और जो लॉस अलाउंस में चेंजेस है उसको इंपेयरमेंट लॉस या इंपेयरमेंट गेन लेते थे। लेकिन अगर क्रेडिट इंपेयर हो गया तो उसका मैंने आपको एक तरीका बताया था कि एक तरीका यह है कि इसको एसेट में से ही नेट कर दें, यानी ये जो लॉस अलाउंस है इसको अलग शो करने की बजाय नेट कर दें। लेकिन ये इतना अच्छा तरीका मैंने कहा था इसलिए नहीं है क्योंकि कल को लॉस अलाउंस, एक तो रीजन मैंने आपको ये बताई थी कि जो मैंने आपको परचेज्ड और ओरिजिनेटेड क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट बताना है वो इस तरीके से ही होगा, तो इसकी आदत रहे। दूसरा मैंने ये कहा था कि एसेट में नेट कर देना कहीं आईएएस की वर्डिंग से साबित नहीं हो रहा, वो राइट ऑफ एक अलग चीज है, वो अभी वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। तो मैंने तरीका ये बताया था, अच्छा एंड रिजल्ट सेम आता है। मैंने तरीका ये बताया था कि हम इंटरेस्ट इनकम इस पे लगाया करेंगे और इस फिगर पे भी एक इंटरेस्ट एडजस्टमेंट आया करेगी। ये इंटरेस्ट एडजस्टमेंट नहीं डालेंगे तो वो टोटल एंड पे जीरो नहीं होगा। जो जून 19 का सवाल है आई कैप का, मैंने आपसे कहा था वो भी बेशक जरूर देखिएगा, मैं टैली भी करा दूंगा। तो जो सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है मैं उसकी एक एक एंट्री से आपको टैली करा देता हूं। पहली एंट्री में जो आई कैप के सोल्यूशन में है और जो मेरे सोल्यूशन में है उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो उन्होंने अलग से लिखी हुई है, मैंने इसी के अंदर ही ब्रैकेट के अंदर प्लस कर दी। तारीख बिल्कुल वो 3 जनवरी डली हुई है मुझसे। तो एक तो ये है कि मैंने एंट्री पहली वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट 35,000 साथ ही ऐड कर दी है। इसमें आई कैप में उन्होंने 2 अलग तोड़ के दिखाई है, ये कोई फर्क नहीं है। फिर अगले दिन इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री मैंने भी 11,200 किया, आई कैप में भी 11,200 है, यहां भी बिल्कुल ठीक है। जो आई कैप की तीसरी एंट्री है 31 दिसंबर 15 पे, मेरी 31 दिसंबर 15 की जो 2 एंट्रीज हैं वो उसमें बस मर्ज की हुई है। मैंने आपको इन 2 एंट्रीज को अलग अलग सिखाया हुआ है, आई कैप ने उसको कंपाउंड करके एक एंट्री बनाई हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अगर ये लगता है कि जी 2 एंट्रीज कर रहे हैं तो टाइम ज़ाया होगा, चलें आप एक कंपाउंड एंट्री कर लें। मैंने आपको बहरहाल 2 एंट्रीज बताई हुई हैं और उसका फायदा भी आपको अभी आज जब मैं वो कराऊंगा ना डी रिकग्निशन रेपो ट्रांजेक्शन, तो उसमें आपको इसका थोड़ा सा फायदा बताऊंगा। तो बेहतर है कि आप अलग अलग एंट्रीज कर लें, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की एंट्री अलग करें और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की एंट्री अलग करें। तो मैंने जो अपनी सोल्यूशन के अंदर तीसरी और चौथी एंट्री की हुई है आई कैप के सोल्यूशन में, वो 31 दिसंबर 15 पे कंपाउंड एंट्री की हुई है। अगर आप मेरी दोनों एंट्रीज को नेट करते हैं तो वही बन जाएगी जो आई कैप की एंट्री। बिल्कुल ऐसे ही 31 दिसंबर 15 पे आई कैप ने सोल्यूशन में लिखा नहीं है, अंडरस्टूड समझा, मैंने वजाहत के लिए लिख दिया। मैंने कह दिया कि मजीद इंपेयरमेंट लॉस की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉस में कोई चेंज नहीं आई। फिर 31 दिसंबर 16 पे फिर वैसे ही हुआ है कि मैंने जो 31 दिसंबर 16 पे अलग अलग एंट्री की है 186, 587 वाली और 180,000 वाली, आई कैप के सोल्यूशन में वो कंपाउंड हुई हुई है, तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं है। फिर जो मैंने इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री की है आई कैप के सोल्यूशन में भी वैसे ही 51,400 की एंट्री, यहां तक तो सब टैली है। 2016 तक कोई इशू नहीं है। 2017 में आके, बल्कि 17 में भी इशू नहीं है क्योंकि 17 के एंड पे वो क्रेडिट इंपेयर्ड साबित हुआ था, तो फिर उससे अगले साल, उससे ऑनवर्ड 2018 में आके फर्क आएगा। तो 17 वाली भी टैली कर रही है। अगेन मैंने 2 एंट्रीज की हैं आई कैप के सोल्यूशन में, कंपाउंड एक ही एंट्री है। 31 दिसंबर
18 वाली एंट्री में फर्क है, 17 तक बिल्कुल टैली है। 18 वाली एंट्री मैंने ऐसे की हुई है कि एक मैंने इंटरेस्ट इनकम जो इस पे कैलकुलेट की, ये साथ क्रेडिट कर दी मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम के नाम से, और साथ एक इसके ऊपर इंटरेस्ट का इफेक्ट लिया, वो भी साथ क्रेडिट कर दिया 8933, और इन दोनों का मिला के फिर इन्वेस्टमेंट में डेबिट किया। ये मैंने आपको लास्ट टाइम एक नई बात सिखाई थी। और ईयर एंड के ऊपर जो इम्पेयरमेंट की एंट्री करनी थी, आई कैप ने वो 8300 की हुई है, नहीं 8317 की है। आई कैप ने इसलिए एंट्री नहीं की हुई क्योंकि वो इस पे इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट नहीं कर रहे ना, तो चूंकि 2017 के एंड पे और 18 के एंड पे ये अमाउंट सेम है, ये जो अमाउंट 17 के एंड पे दी हुई है सवाल के अंदर और जो 18 के एंड पे दी हुई है वो सेम है, इसलिए उन्होंने 18 में मजीद कोई एंट्री नहीं की। लेकिन मैंने जिस तरीके से लेके चला है उससे एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जो अभी अभी लॉस अलाउंस क्रेडिट किया था 8933, ये रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि हमारा क्लोजिंग इंपेयरमेंट लॉस अलाउंस का बैलेंस टैली कर जाए। तो ये साथ मैंने एक एक्स्ट्रा एंट्री कर दी। लेकिन अगर आप इनका नेट रिजल्ट देखेंगे ना तो सेम रिजल्ट बनता है। तो ये हो गया जून 15। फिर इसके अलावा मैंने आपको एक काम ये कहा था कि आप पढ़ आइएगा एक असाइनमेंट की तरह 2.2, और 2.2 पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो मेरे क्लास नोट्स में है, उस क्वेश्चन और सॉल्यूशन अच्छी तरह देख आइएगा। अच्छा, अगर तो आप ये कल देख आते हो तो मैं इसको कल डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि एक बार देख के आए पता चले मुझे कि क्या मसाइल आ रहे हैं। क्योंकि वो कुमैल पूछता था तो मैं फिर उनसे अंदाजा लगा लेता था क्या। अच्छा भाई, ये जो मैंने पढ़ने का कहा था, कुमैल तो देगा धोखा। तो अब दूसरा स्टूडेंट आया है, अब अरसलान से पूछ लिया करेंगे। तो ये चूंकि आज ही आया है तो कल वाली क्लास में अब ये पढ़ के आएगा। तो इसलिए अगर आपको इसमें मसले होंगे तो मैं कल ही अंदाज़ा लगा पाऊंगा, क्योंकि जब एक स्टूडेंट मुझसे पूछेगा तो मुझे अंदाज़ा होगा कि क्या मसले हैं। तो मैं इसको कल डिस्कस कर लूँगा। अभी आते हैं नए सेट ऑफ नोट्स पे। ये नए सेट ऑफ नोट्स जो हैं ये IFRS 9 रीक्लासिफिकेशन और डी रिकग्निशन, ये मैंने उस पर नाम रखा हुआ है, रीक्लासिफिकेशन और डी रिकग्निशन। ये खोल लीजिए और अब यहां से आगे बढ़ते हैं। रीक्लासिफिकेशन सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले रीक्लासिफिकेशन में हम आते हैं फाइनेंशियल एसेट्स पे। पुरानी चीज याद करा दूं, जब होता था फिर हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा फाइनेंशियल एसेट क्लासिफिकेशन शुरू में जो पढ़ा था, हमारा फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की इक्विटी है या फिर हमारा फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की डेट है। इसकी क्या क्या क्लासेस पढ़ी थी? 3। एमोर्टाइज कॉस्ट थी, एक फेयर वैल्यू थ्रू OCI थी, और एक फेयर वैल्यू थ्रू P&L थी। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू P&L को भी मैं 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं। फेयर वैल्यू थ्रू P&L या तो इसलिए रखी जाती थी क्योंकि ये दोनों नहीं पूरे हो रहे होते थे। फेयर वैल्यू थ्रू P&L के 2 रीजंस थे, या तो इनकी कंडीशंस पूरे नहीं थी इसलिए ये वाली क्लास रखी थी, या तो रीजन ये थी कि कंडीशंस पूरी नहीं थी, या तो इसलिए फेयर वैल्यू थ्रू P&L कहा था, या दूसरी वजह क्या थी कि हमने खुद कसम उठाई थी कि हम ये वाला तरीका फॉलो करेंगे। इर्रिवोकेबल इलेक्शन था।
इसी तरह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट में दो क्लासेस थी, एक क्लास थी फेयर वैल्यू थ्रू P&L और एक क्लास थी फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू OCI के लिए जरूरी था कि हमने खुद कसम खाई हो कि हमने ये तरीका लगाना है और फिर उस कसम से वापस नहीं मुड़ना। तो इन क्लासेस के अंदर एक शेयर्स की इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू थ्रू OCI और डेट इन्वेस्टमेंट में फेयर वैल्यू थ्रू P&L अगर खुद कसम खा के ये तरीका लगाया हुआ, तो चूंकि ये इर्रिवोकेबल है तो इसकी फिर हम क्लास चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो इसकी और इसकी क्लास चेंज नहीं हो सकती, इसकी और इसकी क्लास चेंज नहीं हो सकती। अगर इसकी क्लास चेंज होनी थी तो यहां से इधर या इधर से इधर ही जानी थी ना, और चूंकि हम इधर से इधर नहीं आ सकते क्योंकि यहां आने के लिए शर्त थी कि हमने ये फैसला किया हो शुरू में, तो बाद में तो यहां से यहां आ नहीं सकते और यहां से यहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इर्रिवोकेबल है। तो जो टॉपिक अब पढ़ाने लगा हूं वो इस पे तो है ही नहीं, वो टॉपिक है इस पे। यानी डेट इन्वेस्टमेंट्स हम आपस की क्लासेस में स्विच कर सकते हैं। हां, अगर ये रीजन थी तो इस क्लास से आउट नहीं हो सकते, लेकिन अगर ये रीजन थी तो हो सकते हैं। तो रिक्लासिफिकेशन का मतलब है कि इन तीन क्लासेस में हम एक से दूसरे में स्विच कर सकते हैं, यह है रिक्लासिफिकेशन। अच्छा, ये स्विच करना क्यों है? अपनी मर्जी से नहीं। इसकी रीजन होती थी कि हमारा बिजनेस मॉडल यानी नीयत, हमारी नीयत हो कि हमने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस कलेक्ट करने हैं। बेचना नीयत में नहीं था। हां, अगर मजबूरन बेचना पड़ जाए तो और बात है, वरना नीयत में। ये मैं बिल्कुल शुरू की बातें करूं, याद है? एमोर्टाइज कॉस्ट के लिए शर्त थी, कंडीशंस थी कि हम इस इन्वेस्टमेंट को कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस के लिए ही रखना चाहते हैं। बेच दिया तो अलग बात है, इरादा नहीं है, और इसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस हैं। ये दो कंडीशंस थी। इसके लिए क्या कंडीशंस थी? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस के लिए भी रखना चाहते हैं और जहां अच्छा मौका मिलेगा बेच भी देंगे, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस डिफाइंड है। तो इन दोनों में मेन फर्क यह था कि इसको सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस की नियत के लिए रखते थे और इसको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की नियत प्लस बेचने की नियत के लिए रखते थे। और ये तीसरी क्या थी? अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, तो अगर कंडीशंस पूरी नहीं हो रही थी तो इन दोनों की बजाय मजबूरन हमें यहां रखना पड़ता था। लेकिन अब अगर कंडीशंस पूरी हो जाएं तो यहां से शिफ्ट हो सकता है ना। इसी तरह पहले हमारा सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज लेने का इरादा था तो हम यहां पर थे, अब हमारे इरादों में चेंज आ गई, अब बेचना भी इरादे का हिस्सा बन गया, तो यहां से यहां आना पड़ेगा। इसी तरह यहां पर क्यों रखते थे कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कलेक्ट करने का भी इरादा था और बेचने का भी इरादा था। अब अगर बेचने के इरादे खत्म हो जाए तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो बिजनेस मॉडल यानी नियत में चेंज की वजह से हम क्लासिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं। और टेक्निकली ये बात जो मैंने आपको यहां बोर्ड पे लिखवाई है ना, ये ऐसा चाहिए इसमें नहीं लिखी हुई और मैंने भी अपने नोट्स में नहीं लिखी हुई। ये मैंने आपको यहां जो बात समझाई है, अगर आपने लिखनी हो मर्जी है। क्या कहा है मैंने कि रिक्लासिफिकेशन इस पे तो एप्लीकेबल ही नहीं बनी टेक्निकली, क्योंकि हम इर्रिवोकेबली डिसाइड कर चुके, तो यहां से यहां तो जा नहीं सकते और यहां से यहां भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला फैसला हमें पैदाइश पे करना पड़ता है, तो इस पे तो टेक्निकली रिक्लासिफिकेशन लगाई नहीं। और यहां पर भी अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L का फैसला इस नियत से किया हुआ था तो फिर ये भी चेंज नहीं हो सकता। तो फिर बात रह गई डेट इन्वेस्टमेंट्स और इनकी आपस में अगर चेंज हो जाए तो। ये पढ़ाने लगा। इसमें एक जो पॉइंट नंबर 1 है ये तो मैं बता चुका है, तो सिंपल सी बात है। पॉइंट नंबर 2 भी कॉमन सेंस वाली बात है। तीनों पॉइंट पढ़ लें, तीनों पॉइंट पढ़ लें। ये जो पहले तीनों पॉइंट है ना,
और ये जो बीच में डब्बा बना है ना रिक्लासिफिकेशन डेट, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, ये एग्जाम क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। ये डेफिनेशन क्या है रिक्लासिफिकेशन डेट की, पहले तीनों पॉइंट पढ़ लें। जी पढ़ लिया। ये हम पहले भी यही करते हैं ना कि हम पूरी क्लास की बेस पे फैसला करते हैं, तो ये बात लिखी हुई है क्या कि किसी एक कंपनी के बारे में हमने कहा कि कंपनी को बस बेचो, किसी और कंपनी को खरीदते हैं, तो ये पहले भी हमने ये सीखा था कि हम क्लास की बेस पे फैसला करते हैं, तो वही मिसाल लिखी हुई। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि हम पहले पावर सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के लिए रखते थे, तो पावर सेक्टर के सारे शेयर्स ऊपर वाली क्लास में आते थे। अब पावर सेक्टर ओवरऑल इंप्रूव होने लग गया मार्केट के अंदर, तो हमने पॉलिसी बना ली कि पावर सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनको फिर हम सेल करने के लिए भी रखा करेंगे, तो वो पूरा पावर सेक्टर उठ के फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में मूव कर जाएगा। रिक्लासिफिकेशन डेट की डेफिनेशन ओके। जिस साल, क्योंकि आगे चल के मैं जो बताने लगा हूं ना, हमें रिक्लासिफिकेशन डेट के ऊपर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यानी हमें फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती है रिक्लासिफिकेशन डेट की। तो पता तो हो कि रिक्लासिफिकेशन डेट क्या है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि जिस दिन रिक्लासिफिकेशन चेंज हो रही है, नहीं, जिस दिन रिक्लासिफिकेशन चेंज हो रही है हमने उससे अगले साल से अप्लाई करना है, यानी उससे अगले साल का पहला दिन ये होगी रिक्लासिफिकेशन डेट। ये डेफिनेशन है इसकी। पॉइंट 1 2 3 ओके। अच्छा, अब मैंने ना इसका जिस तरह पहले जब क्लासिफिकेशन भी बताई थी तो इसी तरह रंग बिरंगे डब्बे बनाए हुए थे, तो अभी भी मैंने सारा कुछ ये डब्बों में समेटा हुआ है। ये 3 डब्बे हैं, 3 सेट ऑफ डब्बाज हैं। एक डब्बा है कि आउट ऑफ एमोर्टाइज कॉस्ट जा रहा है। अब एमोर्टाइज कॉस्ट से आउट होगा तो या यहां आएगा या यहां आएगा। तो पहला डब्बे में हेडिंग में ये है और नीचे जो 2 लाइनें बनी हैं वो ये दोनों हैं। इसी तरह अगला डब्बा बनाया हुआ है कि पहले इसमें था, ये हेडिंग में आ रहा है, यहां से निकल के या यहां आ रहा है या यहां आ रहा है। और फिर अगले पेज पे तीसरा डब्बा बनाया हुआ है कि ओसीआई पे था पहले, ये हेडिंग में आ रहा है और उसके बाद या तो यहां चला गया या यहां चला गया। पहले डब्बे गौर कर लें, डब्बे पहचाने जा रहे हैं। मैंने डब्बों की पहले हेडिंग लिखी हुई है कि जिस क्लास में वो था और वहां से आउट हो रहा है, और आउट होके फिर जहां जा रहा है तो वो आगे फिर नीचे सेल बनाए हुए हैं। चलें पहले पहला डब्बा देखते हैं। अच्छा, जिनको जरूरत लग रही है वो ऐसा करें, लेक्चर यहीं रोकें और ये जो क्लासिफिकेशन पड़ी थी ना ये दोहरा लें। याद है? क्लासिफिकेशन दोहरा लें, क्योंकि इसमें मैंने वही वाली चीजें जो क्लासिफिकेशन में होती थी, क्योंकि उसके बाद बीच में एक वीक आ गया ना, एक वीक ऑफ आ गया, ये मुहर्रम की छुट्टी हो गई, फिर बीच में एक वीक इम्पेयरमेंट वाला आ गया, तो पुराना हो गया है।
तो अगर आपको कच्चा कच्चा लग रहा है तो आप लेक्चर खोल के रिवाइज कर लें, क्योंकि चीजें वही इंपेयरमेंट वो क्लासिफिकेशन वाली बताने लगा हूं। चले मैं भी दोहरा देता हूं। एमोर्टाइज कॉस्ट की मेजरमेंट क्या होती थी? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का एक टेबल बनता है और उस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, वो ऐड होता जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो लेस होता जाता है और वो एमोर्टाइज कॉस्ट का बैलेंस आ जाता है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में भी ऐसा ही होता है, टेबल ऐसे ही बनता है, लेकिन साथ 3 कॉलम मैंने और सिखाए थे। फेयर वैल्यू के साथ कंपैरिजन होता है, फेयर वैल्यू रिजर्व आता है और उसमें जो चेंज है वो ओसीआई में जाती है। और फेयर वैल्यू थ्रू P&L में कोई टेबल नहीं बनता, सिंपली जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम बनता जाता है और ईयर एंड के ऊपर जो फेयर वैल्यू में कमी बेशी होती है वो P&L में जाती है। अब हमने एमोर्टाइज कॉस्ट से आउट करना है, तो बुक्स में कोई वैल्यू आ रही होगी ना। अब बुक्स में जो वैल्यू आ रही है वहां से हमने अब स्विच करना है। स्विच करके कहां जाना है? पहले वाला सेल। पहले वाला सेल क्या है, कहां जाना है? फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू P&L में उस डब्बे की मजीद जरूरत है? वो जो इंटरेस्ट का डब्बा बनता था, फेयर वैल्यू थ्रू P&L में उसकी जरूरत है? नहीं, अब आगे जरूरत नहीं है। तो अब आगे क्या करेंगे, हमें बस उसको फेयर वैल्यू पे लाना है ना, तो हम स्टार्ट ही फेयर वैल्यू से करेंगे। कैसे? रिक्लासिफिकेशन डेट के ऊपर इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट कर लेंगे। और ऐसा करने से पहले एक पॉइंट मिस कर गया, ऐसा करने से पहले काम यह करेंगे कि जब एमोर्टाइज कॉस्ट पे टेबल बन रहा था तो हमने एक अलहदा अकाउंट क्रिएट किया हुआ था लॉस अलाउंस वाला। इंपेयरमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L में बनता था, इंपेयरमेंट लॉस फेयर वैल्यू थ्रू P&L में नहीं बनता था, इसमें बन रहा था। तो इसमें जो लॉस अलाउंस अलग बन रहा था, पहले उसको एसेट के अगेंस्ट नेट करेंगे। जिस तरह पीपी का अकाउंट अलग, एक्यूमुलेटेड का अकाउंट अलग, फिर रीवैल्यू करते थे तो उसको आपस में नेट करते हैं ना। तो इसका जो लॉस अलाउंस है पहले वो इसके अगेंस्ट नेट होगा। एसेट अकाउंट और लॉस अकाउंट आपस में ऑफसेट हो गए। अब एसेट की एक अंदर नेट वैल्यू आ गई, उस नेट वैल्यू को फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे। किस दिन की फेयर वैल्यू? रिक्लासिफिकेशन डेट की। और जो कमी बेशी होगी वो P&L में जाएगी। अब ये एसेट P&L पे शिफ्ट हो गया, अब से ऑनवर्ड फेयर वैल्यू थ्रू P&L। जी जी, रिक्लासिफिकेशन डेट के ऊपर ये सारी अकाउंटिंग रिक्लासिफिकेशन डेट पे हो रही है। तो ये पहली वाली लाइन पढ़ लें, ये जो फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाली कैटेगरी है ये पढ़ लें। ये तीनों बात मैंने आपको बता दी। लॉस अलाउंस ऑफसेट हो जाएगा, फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा और जो कमी बेशी है वो P&L में जाएगी। और एक बार फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे आ गया तो अब से ऑनवर्ड फिर उस तरीके पे चलेगा। ओके होगी बात। अच्छा, इंपेयरमेंट लॉस भी थोड़ा बहुत याद है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ही अभी कर दें, अभी कर दें, लेक्चर पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। ये जो मैंने क्लास नोट्स दिए हैं ना, इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें और अगर सब भूल भाल गए हैं तो आप वो मेजरमेंट वाली क्लासेस दोबारा देख लें, वो नोट्स दोबारा रिवाइज कर लें, क्योंकि इन सवालों के अंदर वही सारा कुछ होना है। और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दें अभी, लेक्चर पॉज करके क्वेश्चन 1 सॉल्व कर दें, अभी कर दें। हाँ जी, डन। एक समरी रिवाइज कर देता हूं। इसमें चूंकि हमने रिक्लासिफिकेशन डेट के ऊपर अकाउंटिंग करनी है तो उसको रिक्लासिफिकेशन डेट तक पहुंचाना पड़ेगा। अब बेशक देखिए 30 जून को मैनेजमेंट ने फैसला चेंज किया अपना, लेकिन हमने रिक्लासिफिकेशन डेट जो कि 2020 1 जनवरी को डिसाइड करना है, तो इसकी वजह से हमें इस अकाउंटिंग को भी 1 जनवरी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। बेशक 30 जून 19 को रिक्लासिफिकेशन हो रही है, लेकिन हम इसकी इफेक्टिवनेस ही 1 जनवरी से काउंट करना शुरू करेंगे। तो है कोई होगी वजह
तो इसलिए हमें 31 दिसंबर 19 तक पहले इसको पुराने वाले को अपडेट करना पड़ेगा। तो देखिए वर्किंग वन के अंदर मैंने अमोर्टाइज कॉस्ट वाला टेबल बनाया हुआ है। अमोर्टाइज कॉस्ट वाले टेबल से 31 दिसंबर 19 तक की वैल्यू निकली और ये आ गई 5, 10, 9, 25। और चूंकि 31 दिसंबर 19 और 20 दोनों की एंट्रीज पूछी हुई हैं, तो पहले 19 वाली एंट्रीज भी करके दिखानी है। तो जो 19 की दो एंट्रीज होनी है, एक जो हमने इंटरेस्ट इनकम बनानी होती है वो, और दूसरी जो हमने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिसीव करना होता है वो। तो ये दो पहली एंट्रीज आ गई, पहली दोनों एंट्रीज। और इम्पेयरमेंट लॉस भी यकीनन हमने बनाया होगा, और चूंकि क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ा, तो हमारे लिए 12 मंथ लॉसेज वाला कॉलम ही काम का है। ये लाइफ टाइम लॉसेज हमारे काम का नहीं है। तो 2019 में 18 वाले लॉस से बढ़ के हम 9200 तक आए होंगे, तो 1200 की ये एंट्री भी हुई होगी। तो इसलिए 2019 में देखिए पहली 3 एंट्रीज, इंटरेस्ट इनकम की एंट्री, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की एंट्री और 8000 से 9200 तक जाने की एंट्री, ये 2019 की एंट्रीज हो गई। क्योंकि 2019 पूरा करना है, क्योंकि 1 जनवरी 20 रिक्लासिफिकेशन डेट। अब 1 जनवरी 20 पे आके फिर हमने एक तो एसेट का लॉस उसमें नेट करना है। अच्छा, लॉस अलाउंस अब तक यानी 31 दिसंबर 19 तक कितना बना लिया हुआ था? 9200। तो वो 9200 एलिमिनेट होगा, लॉस अलाउंस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और फिर इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है किस अमाउंट पे? 1 जनवरी 20 की फेयर वैल्यू, जो कि आपको सवाल के पहले टेबल में दूसरी लाइन में दी हुई है, 5,10,000। अच्छा, अब चूंकि रिक्लासिफिकेशन का सवाल है, वैसे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक ही काफी है, लेकिन चूंकि रिक्लासिफिकेशन का सवाल है ना, तो इसलिए देखें इन्वेस्टमेंट अकाउंट के भी नाम अलग अलग रखे हुए हैं। जैसे पहले हम इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे थे तो उसको एसी कहा हुआ है, और अब हम इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे जाने लगे तो उसको इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पीएनएल कह दिया। ये रिक्लासिफिकेशन वाले सवाल में ये काम जरूर करिएगा, बाकी मैं चाय पी के बताता हूं। तो 2020 के स्टार्ट पे जो कि रिक्लासिफिकेशन डेट है, उस पे हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट फेयर वैल्यू पीएनएल वाला अलग बनाया और इन्वेस्टमेंट जो पिछला अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ रहा था वो अलग क्रेडिट करके खत्म किया। वैसे अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही, तो ये डेबिट क्रेडिट अवॉइड हो सकता था, लेकिन रिक्लासिफिकेशन का कंट्रोल रखने के लिए इसको अलग अलग बताना है। तो जो पुरानी क्लास चल रही थी उसका नाम अलग साथ मेंशन कर दें, और जो नई क्लास आनी है उसका नाम अलग साथ मेंशन कर दें। तो पुराने को खत्म कर दिया, 5, 10, 925 सारा क्रेडिट कर दिया, और नया वाला फेयर वैल्यू पे डेबिट कर दिया जो कि 5,10,000 थी। और अब इसका जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वो पीएनएल में चला गया। ये 1 जनवरी 20 वाली एंट्री। और उसके बाद चूंकि अब ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल आ गया हुआ है, तो 2020 वाली अकाउंटिंग फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली हो गई, जिसपे इम्पेयरमेंट का कोई काम नहीं है। और फेयर वैल्यू पे अपडेट करने की एंट्री और जो कैश मिला है उसकी एंट्री, ये आखिरी 2 एंट्रीज। ये हो गया अमोर्टाइज कॉस्ट से गिरा और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में अटका। अब आते हैं अगर अमोर्टाइज कॉस्ट से गिर के इसमें आना है, इन दोनों में कॉमन क्या है? टेबल तो सब वैसे ही बनते हैं, यानी टेबल का बनना इनमें कॉमन है। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये होता है कि इसकी कैलकुलेशन के बाद एक और एक्स्ट्रा फेयर वैल्यू का काम हो रहा होता है, वरना उसके अलावा फेयर वैल्यू वाली एंट्री के अलावा इसकी और इसकी अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है। जो इंटरेस्ट इनकम यहां होती है वही इंटरेस्ट इनकम यहीं होती है। तो इन दोनों के अंदर काफी सारी एंट्रीज, बल्कि सारी ही कॉमन है, जो इसमें है वही इसमें है, इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा होती है। तो पहले हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे थे, अब हम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे जाना चाह रहे हैं। तो एक तो हम ये करेंगे कि हम इस रिक्लासिफिकेशन डेट पे फेयर वैल्यू पे आ जाएंगे, और जो गेन लॉस आएगा वो कहां जाएगा? ओसीआई में चला जाएगा। और चूंकि बाकी जो टेबल बनता था वो सब वैसे ही बनता रहेगा, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। पहले यहां पर भी इंपेयरमेंट लॉस जैसे कैलकुलेट होता था, यहां पर भी वैसे, तो उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिर्फ लॉस अकाउंट, जो लॉस अलाउंस का अकाउंट होता था उसमें फर्क आ जाएगा। क्यों? इस केस में लॉस अलाउंस एक कॉन्ट्रा एसेट होता था, इस केस में लॉस अलाउंस
OCI में जाता था, तो उस अकाउंट का नाम जरूर बदल देंगे, उस अकाउंट की एंट्री करके बाकायदा उसका नाम जरूर बदल देंगे। दोबारा सुने, जो टेबल पहले बनता था अब भी वैसे ही बनेगा, लेकिन अब रिक्लासिफिकेशन डेट के ऊपर आके हम इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे और वो जो गेन लॉस होगा वो OCI में जाएगा। बाकी जो टेबल पहले बनता था उसके लिए जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पहले यूज होता था आइंदा भी वही यूज हुआ करेगा। जिस तरह से इंपेयरमेंट लॉस पहले अकाउंट फॉर हो रहा था आगे भी वैसे ही होता रहेगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि इस केस में इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और लॉस अलाउंस क्रेडिट होता था, और वो लॉस अलाउंस किस नेचर का था? कॉन्ट्रा एसेट था। जबकि इस केस में इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और लॉस अलाउंस वो क्रेडिट होता है जो OCI में शो होता है। तो वो बस लॉस अलाउंस अपनी जगह बदल जाएगा, पहले वो कॉन्ट्रा एसेट होता था, अब वो OCI वाली आइटम बन जाएगी। तो अब ये दूसरी वाली जो डब्बी है ये भी पढ़ लें, यानी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाले टेबल के अंदर दूसरी वाली टेबल पढ़ लें। क्रेडिट हो रहा होता है ना, इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट हो रहा होता है। साइंस क्यों है, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, अच्छा पहले आप ना पढ़ लें, और अच्छा एक सवाल पूछा ये अरसलान ने, हो सकता आप में से किसी को समझ आए, हो सकता है ना आए, ना समझ आए तो इग्नोर कर देना। सवाल ये पूछा है कि जो फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाली क्लास है इसका इंपेयरमेंट लॉस OCI में क्यों क्रेडिट जाता है? इसकी एंट्री होती है ना इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और OCI क्रेडिट। हाँ वही यही रीजन है। हाँ तो इसलिए तो हम OCI से निकाल के देखें, OCI में इस वक्त एक टेक्निकली लॉस चार्ज हुआ हुआ है क्योंकि फेयर वैल्यू कम आई हुई है, तो OCI में लॉस आ गया हुआ है। तो इंपेयरमेंट कहती है कि चूंकि वो लॉस इंपेयरमेंट है तो OCI में क्यों चार्ज हो, P&L में चार्ज हो, तो इसलिए उसको P&L में चार्ज करने के लिए OCI वापस बढ़ा देते हैं। ये मैंने पहले बताई हुई रीजन नहीं? अच्छा सवाल ये पूछा था कि लॉस अलाउंस फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाले केस में OCI में क्यों क्रेडिट होता है, तो उसकी रीजन ये है कि अगर एसेट इंपेयर्ड है तो उसकी फेयर वैल्यू भी कम आ रही होगी, और उसको फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे मेजर करते हुए हमने फेयर वैल्यू कम की होगी, लॉस चार्ज हुआ होगा, OCI में लॉस चार्ज हो गया होगा। अब चूंकि वो इंपेयरमेंट लॉस भी है तो उसको P&L में जाना चाहिए, तो OCI से निकाल के P&L में डालते हैं। OCI से लॉस निकालने का मतलब है कि OCI वापस क्रेडिट करके बढ़ा देते हैं और लॉस P&L में आ जाता है। तो ये मैंने आपको पहला वाला टेबल पूरा बता दिया, पढ़ लें, दूसरा वाला पोर्शन भी पढ़ लें। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला टेबल मैंने कंप्लीट कर दिया, पढ़ लें इसको। अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे थे, अगले डब्बे पे आते हैं, अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे थे और अब हम या तो यहां या फिर यहां जा रहे हैं। अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे थे
तो वो टेबल बनता था इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला? नहीं। लेकिन अब अगर यहां या यहां जाएं, जहां भी जाएं, अब बनाना पड़ेगा ना टेबल, अब से ऑनवर्ड बनाना पड़ेगा। इन दोनों में वो टेबल बनता था, उस टेबल में इंटरेस्ट इनकम किस रेट से कैलकुलेट होती है, और वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी मैंने निकालना सिखाया हुआ है, IRR के तरीके से निकलता है, मैंने सिखाया हुआ है। उसमें IRR निकालते हुए शुरू में आउटफ्लो रखा था जो इनिशियल अमाउंट होती है, ये भी शुरू के लेक्चर्स में बताया था, दोबारा सुन लें। अगर एक एमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होने वाली इन्वेस्टमेंट है, उसकी इनिशियल मेजरमेंट अमाउंट है 120,000, इसको आउटफ्लो रखवाया था 0 के ऊपर, और जो बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज थे इनको इनफ्लो रखवाया था। और जिनको पता है IRR का, इसका IRR निकलवाया था, या जिनको IRR नहीं पता तो उनको मैंने एक फार्मूला बताया था और 2 रेट्स के ऊपर इनकी नेट पीवीज निकाली थी और फिर उनको उस फार्मूले में पुट किया था। ये मैंने एक सवाल में करवाया था आता है IRR? जिनको IRR आता है उनको तो ये बात पता चल जाएगी, जिनको IRR भूला हुआ है तो मैंने वैसे भी आपको इसका एक सवाल करा के इसकी कैलकुलेशन सिखाई थी मैंने बकायदा। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाला जाता है जब, तो यहां पर क्या वैल्यू रखी जाती है, यहां पर क्या वैल्यू रखी जाती है, हमने डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, इफेक्टिव रेट निकालना है, हाँ, यहां पर क्या वैल्यू आएगी, वो जो इनिशियल मेजरमेंट है, यानी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ये चूंकि इनिशियल मेजरमेंट वाली अमाउंट आती थी, इसका मतलब ये इफेक्टिव रेट हम कब कैलकुलेट कर रहे होते थे, शुरू में। अब डिवेंचर्स की इन्वेस्टमेंट को कुछ साल गुजर चुके हुए हैं और हम कुछ साल उसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे चलाते आए हैं। अब जब कुछ साल गुजर गए हुए हैं तो अब ये वाली बात तो नहीं हो सकेगी। कुछ साल गुजर चुके हुए हैं और हम इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करते आए थे, लेकिन अब हमने यहां से यहां जाना है, तो अब तो टेबल बनाना पड़ेगा ना, और टेबल बनाना पड़ेगा तो इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। चूंकि अब इफेक्टिव रेट निकालना है तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए यहां पर हम वो इनिशियल मेजरमेंट वाली अमाउंट रख सकते हैं, क्यों नहीं, वो पुरानी बात है, अब तो कुछ साल गुजर चुके हैं, तो क्या रखें फिर यहां पर, हमें एक पॉइंट से ऑनवर्ड यहां से यहां जाना है, तो क्या रखें यहां, इसको हम आगे नहीं ला सकते, रेट नहीं है भी हमारे पास, तो इसी फेयर वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि एक तो ये कि इसको रिक्लासिफिकेशन डेट पे अपडेट करेंगे, चूंकि यहां से बाहर निकालने लगे हैं ना, तो बाहर निकालते निकालते भी एक बार इसको नला धुला के फिर बाहर निकालेंगे। तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे था, तो एक तो उसको रिक्लासिफिकेशन डेट पे फिर से अपडेट करेंगे, कर लिया अपडेट। अब से ऑनवर्ड चूंकि ये लगने हैं तो इनके लिए इफेक्टिव रेट चाहिए ना, तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए अब हम यहां पर किस वैल्यू को रखेंगे, रिक्लासिफिकेशन डेट की फेयर वैल्यू पे। अब जो इफेक्टिव रेट निकलेगा अब से ऑनवर्ड वो इनमें अकॉर्डिंगली इस्तेमाल हो जाया करेगा। हाँ, एक और चीज, जब इस पे थे तो इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग होती थी नहीं, लेकिन जब यहां से जहां आएंगे अब होगी। अच्छा, इंपेयरमेंट लॉस इनिशियली हम किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, इनिशियली किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, 12 मंथ लॉस के बराबर। हम शुरू में ही 12 मंथ लॉसेस पे अकाउंट फॉर करते हैं, हाँ, उसके बाद फिर उसमें चेंजेस लेते हैं। तो इसके दफा पर वो काम कर रहे थे नहीं, अब करना पड़ेगा ना। तो अब जब करना पड़ेगा तो डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किए हुए तो 3 साल गुजर गए और पहले उन 3 साल में हम लॉस अलाउंस बनाते आ रहे थे नहीं, अब बनाएंगे। तो अब उसको पहली दफा चूंकि बना रहे होंगे तो वो जो पहली दफा की इनिशियल रिकॉग्निशन होती थी ना 12 मंथ लॉसेस पे, वो अब भी होगी। और किस दिन पे खड़े होकर हम ये काम कर रहे होंगे, अब रिक्लासिफिकेशन डेट के ऊपर। ये वाली कहानी दोबारा सुन लें, पहले फेयर वैल्यू थ्रू P&L में था, अब फेयर वैल्यू थ्रू P&L से यहां लेके जाना है। तो एक तो ये कि इसको यहां से फ्रेश करके फिर निकालें,
यानी पहले फेयर वैल्यू पे अपडेट करें, जो कमी बेशी है वो P&L में डालें। उसके बाद यहां से ऑनवर्ड ले जाने के लिए अब चूंकि टेबल बनाया जाया करेगा तो उसके लिए इफेक्टिव रेट चाहिए होगा, तो हमें रिक्लासिफिकेशन डेट पे खड़े होके इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा, जिसमें हम इस अमाउंट की जगह क्या रखेंगे, रिक्लासिफिकेशन डेट की फेयर वैल्यू, और फिर इफेक्टिव रेट निकालेंगे जैसे मैंने पहले सिखाया हुआ है। निकल आया, ऑनवर्ड अब वो इस्तेमाल हुआ करेगा। फिर उसी दिन एक और काम ये करेंगे कि इंपेयरमेंट लॉस की इनिशियल रिकग्निशन करेंगे, और इंपेयरमेंट लॉस इनिशियली रिकग्नाइज होता है 12 मंथ लॉसेस पे। तो अब ये इनिशियल किस दिन हो रहे होंगे, रिक्लासिफिकेशन डेट के ऊपर, और अब से ऑनवर्ड फिर ये ऐसे ही होता है जिस तरह इन दोनों में हुआ करता है। तो ये अमोर्टाइज कॉस्ट चाहे OCI, फेयर वैल्यू थ्रू P&L से आउट होना है तो ये दूसरा टेबल है, और ये दूसरा टेबल पूरा पढ़ लें, दूसरा टेबल सारा पढ़ लें, आधा पेज 1 पे है, आधा पेज 2 पे है, सारा पढ़ लें। चलें लेक्चर पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व कर दे। पढ़ लिया? हाँ जी, डन। इसमें भी अगेन वैसे ही, बेशक 1 अगस्त को उन्होंने फैसला किया है चेंज करने का, लेकिन रिक्लासिफिकेशन डेट अगले साल का पहले दिन यानी 1 जनवरी 20, तो 2019 तक पुरानी अकाउंटिंग चलेगी। क्या पुरानी अकाउंटिंग चलेगी? फेयर वैल्यू पे अपडेट कर रहे थे, फेयर वैल्यू पे अपडेट कर देंगे। अब इसमें आपको 1 जनवरी 20 की फेयर वैल्यू दी हुई है, यही 31 दिसंबर 19 की भी होगी। ज़रूरी नहीं है वैसे, लेकिन मान लेते हैं, वरना एक दिन में भी फेयर वैल्यू चेंज हो सकती है। तो 1 जनवरी 20 वाली को ही 31 दिसंबर 19 मान के, तो देखें पहली ही एंट्री, इसको 590 पे अपडेट कर लिया। आखिरी बार 31 दिसंबर 18 पे अपडेट किया गया था, तो 545 से 590 पे ले आए। फिर इसके अलावा 2019 में 5 लाख फेस वैल्यू है, 10% कूपन रेट है, तो 50,000 इंटरेस्ट मिलेगा, वो इनकम बना लिया। अब आते हैं 1 जनवरी 20 पे, क्योंकि अभी अभी फेयर वैल्यू पे अपडेट करके हटे हैं, तो सिर्फ नाम बदलना है, यानी इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ जाएगी फेयर वैल्यू P&L से निकल के। तो एक अकाउंट क्रेडिट हो गया, दूसरा अकाउंट डेबिट हो गया, सिर्फ नाम बदलें। अभी अभी तो अपडेट किया था, उसी को फिर इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट कह दिया। अब से ऑनवर्ड कहानी शुरू हो जाएगी अमोर्टाइज कॉस्ट की। नया इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। यहां पर क्या रखेंगे? जो अभी अभी फेयर वैल्यू रखी है वो 5,90,000, और उसके बाद अब यहां पर कितने साल के कैश फ्लोज आएंगे? जो अब बाकी रह गए हैं, जो पहले हो गया सो हो गया, जो अब से ऑनवर्ड रह गए, तो 2020 पूरा रहता है और 25 में खत्म होना है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 6 साल रहते हैं। तो 6 साल के कैश फ्लोज जीरो पे ये आउटफ्लो, और बाकी सारे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज इनफ्लोज, और इनको आप कोई से 2 रेट्स ले लें, 5 और 10% ले लें। जब इस पे सॉल्व करेंगे तो इसका इम्प्लिसिट रेट, इफेक्टिव रेट 8.833% आ जाएगा। और चूंकि पहला ही साल था बस, तो टेबल बनाने के लिए टाइम नहीं लगाना, बस पहला ही तो साल था, तो उसी 590 के ऊपर 8.33% लग जाएगा, तो ये 31 दिसंबर 20 की एंट्री हो जाएगी। और बाकी दोनों एंट्रीज वैसी ही हैं। एक तो इनिशियल इंपेयरमेंट लॉस बनाया 1 जनवरी पे, 12 मंथ लॉस वाली फिगर ली है 8,000, और ईयर एंड पे जाके इस 8,000 को 9200 तक पहुंचाया, तो 31 दिसंबर 20 पे 1200 का मजीद इंपेयरमेंट लॉस आ गया।
ठीक है, आगे फिर अमोर्टाइज कॉस्ट वाली एंट्रीज है। अगर कर रहे हैं वाकई तो ये आसान काम है, मुश्किल नहीं है अगर कर रहे हैं तो। चलें रिक्लासिफिकेशन में आगे चलते हैं। अब क्या रह गया, ये अगर हम पहले ओसीआई पे थे और यहां से यहां या यहां जाना है, अगर यहां से यहां जाना है तो इन दोनों में फर्क ही क्या है, फेयर वैल्यू की एंट्री होती है बस, और वो फेयर वैल्यू रिजर्व आ रहा होता है। यहां से यहां जाना है, टेबल तो पहले भी जैसे बनता था अब भी वैसे ही बनेगा, इंटरेस्ट इनकम पहले भी जैसे होती थी अब भी वैसे ही होगी। सिर्फ एक्स्ट्रा काम क्या है कि एसेट को बढ़ा चढ़ा के फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है और फेयर वैल्यू रिजर्व बनाया हुआ है। यहां से यहां तक क्या करें कि यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, रिजर्व खत्म कर दें, रिजर्व खत्म कर दें, रिजर्व डेबिट कर दें, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दें, तो उससे इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू से खत्म होके अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ जाएगी, बस खत्म हो गई बात। बस इतना ही, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बाकी टेबल जैसे पहले बनता था अब भी वैसे ही बनेगा। तो सिंपली क्या करेंगे कि जो फेयर वैल्यू रिजर्व बना हुआ था वो एसेट के अगेंस्ट नेट कर देंगे, और अगर यहां से यहां आना है तो जो पहले टेबल बनाते थे अब उसकी जरूरत नहीं है, बस अब से ऑनवर्ड वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे आया करेगा। तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला टेबल भी पढ़ लें। हाँ एक बात, चूंकि अब ये ओसीआई से पीएनएल पे आ जाना है, फेयर वैल्यू थ्रू फर्क क्या है। तो अब हम ओसीआई में जब थे तो उसका गेन लॉस ओसीआई में रखते थे, अब हम उसको ओसीआई से पीएनएल पे ला रहे हैं, तो जो भी क्यूमुलेटिव पड़ा हुआ था वो पीएनएल पे आ जाएगा, वो सारा फौरन का फौरन पीएनएल में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको तीसरा टेबल भी बता दिया, ये तीसरा टेबल भी सारा पढ़ लें कि अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से आउट हो रहा है और या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आ रहा है या अमोर्टाइज कॉस्ट में आ रहा है, तो ये तीसरा वाला टेबल सारा पढ़ लें। हाँ जी, ये 31 दिसंबर के बाद दोबारा 1 जनवरी दोबारा अपडेट करना फिर ये अमोर्टाइज कॉस्ट के केस नहीं वो तो फेयर वैल्यू पे तो हटा देना ना, 31 दिसंबर तक तो फेयर वैल्यू पे अपडेट किया हुआ था ना। सब वहाँ तक अपडेट नहीं ठीक मैं अपडेट ठीक। पढ़ लिया, चलें जी लेक्चर पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। अभी ये आसान है इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा, है सारा कुछ वो है जो पहले हम कर चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। हाँ जी क्वेश्चन 3 डन। इसमें चूंकि पहले फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे था और अब अमोर्टाइज कॉस्ट पे आना है तो टेबल तो सारा बनेगा और शुरू से ही बनाना पड़ेगा। शुरू से नहीं बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि फेयर वैल्यू रिजर्व कितना आ रहा था, तो इसलिए इसको 1 जनवरी 18 से फिर बनाया है। टेबल को तो शुरू से बनाया है, 1 जनवरी 18 से बनाना शुरू किया। 31 दिसंबर 18 की फेयर वैल्यू भी इसीलिए दी हुई थी। 31 दिसंबर 19 तक इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे ही चलाएंगे और इसलिए 2019 में वही सारी एंट्रीज की जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मेथड में करते, जैसे इंटरेस्ट इनकम टेबल से उठाई है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिलना है सवाल में दिया हुआ है, फिर जो
फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, ये भी वर्किंग वन में सारा, ये सारा वही टेबल बनाया हुआ है जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में हम पहले भी बनाते हैं, ये सब वही किया हुआ है। तो 31 दिसंबर 19 तक, हाँ, और इंपेयरमेंट लॉस भी अपडेट कर लिया, क्योंकि 18 तक हमने इंपेयरमेंट लॉस 7000 बनाया हुआ था, अब उसको 8000 पे ले गए, तो 1000 का इंपेयरमेंट लॉस और बना लिया। तो 31 दिसंबर 19 तक वही रेगुलर अकाउंटिंग की जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे होती। फिर उसके बाद चूंकि 1 जनवरी 20 रिक्लासिफिकेशन डेट है, तो उस दिन जो भी हमारा फेयर वैल्यू रिजर्व था उसको एसेट में ऑफसेट कर दिया। ये वर्किंग वन से ही नजर आ रहा है कि 31 दिसंबर 19 पे हमारा रिजर्व 12,486 था, इस 12,486 को एसेट के अगेंस्ट ऑफसेट कर दिया। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट हो गया। ये वर्किंग वन से उठाया 12,486। बेशक कैलकुलेटर पे चेक करके देख लीजिएगा, ये करने के बाद एसेट अकाउंट में वही बैलेंस बच गया जो अमॉर्टाइज कॉस्ट पे आ रहा होता, यानी 1,48,850, और इस 1,48,850 को हमने एसेट का नाम बदल दिया, इन्वेस्टमेंट अमॉर्टाइज कॉस्ट डाल दिया, फेयर वैल्यू ओसीआई से निकाल के, और इसके बाद ऑनवर्ड फिर जैसे रेगुलर अकाउंटिंग होती है फिर वैसे ही की हुई है कि ईयर एंड पे आके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिसीव किया, इंटरेस्ट इनकम, अगेन ये तो पहले भी टेबल से बन रही थी, अब भी टेबल से उठेगी, और इम्पेयरमेंट लॉस के अलाउंस को 8000 से बढ़ा के 9200 तक ले गए, तो ये 1200 की मजीद एक एंट्री आ गई। क्या एक दिन में वो बदल दिया फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से हम अमॉर्टाइज कॉस्ट पे आए हैं? नहीं, मतलब हमने डेबिट किया ना फेयर वैल्यू, और जो क्रेडिट कार्ड है वो तो 31 दिसंबर वाली है ना डेट। हाँ, और अगर 1 जनवरी पे बदल जाती है तो 1 जनवरी वाली लेनी थी। वो तो डेबिट तो 1 जनवरी वाली होगी, तो वो पीएनएल में जाएगा। नहीं नहीं, ओसीआई में, पीएनएल में क्यों? हम तो अमॉर्टाइज पे आ गए ना, तो ओसीआई में जाएगा ना, फर्स्ट तो आ गया, वो फेयर वैल्यू रिजर्व बन गया और वो सारा का सारा ऑफसेट हो गया। देखो टेक्निकली अगर हम 31 दिसंबर 19 वाली वैल्यू चला लें, क्योंकि अगर हमने 31 दिसंबर 19 से 1 जनवरी 20 में मजीद फेयर वैल्यू फर्स्ट करो चेंज हो गई होती, 5000 और बढ़ गई होती, तो उस 5000 की क्या एंट्री करते? इन्वेस्ट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे थे हम, निकल आया वो तो निकल के बीच में पीएनएल में थोड़ी रुके हैं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से अमॉर्टाइज कॉस्ट पे गए हैं। तो अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे उसको 1 जनवरी पे अपडेट कर भी लेते, 5000 और बढ़ा लेते, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और ओसीआई क्रेडिट होना था ना, फेयर वैल्यू रिजर्व भी क्रेडिट होना था ना, और साथ ही सारा का सारा ऑफसेट कर देना था, तो इसलिए फायदा नहीं होना था उस एंट्री का। तो 31 दिसंबर वाली ही अमाउंट काफी है। निकले फर्स्ट को हैं, तो 31 दिसंबर 19 पे ही जो रिजर्व का बैलेंस आ रहा था अगले दिन वही सारा डेबिट करके एसेट क्रेडिट कर दिया, बीच में पीएनएल नहीं पढ़ा के उसने पीएनएल में जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 डन, रिक्लासिफिकेशन डन। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की बाय डिफॉल्ट जो क्लास होती है वो अमॉर्टाइज कॉस्ट होती है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में तब जाना होता है जब या तो वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग लायबिलिटी हो, या फिर हमने खुद कसम खाई हो पैदाइश पे कि इसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में लेके जाना है। तो अब चूंकि खुद ही कसम वाला मामला आ गया तो ये फिर चेंज नहीं होता, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में रिक्लासिफिकेशन होती ही नहीं है। तो इन्हीं टेबल्स के नीचे देखिए एक ही लाइन लिखी हुई है, फाइनेंशियल लायबिलिटी की हेडिंग है और साथ लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी रिक्लासिफाई नहीं होती। ओके, रिक्लासिफिकेशन डन। अच्छा, रिक्लासिफिकेशन का ना गालिबन एक ही पास पेपर में सवाल है और वो भी काट दें, क्योंकि जो कराए हैं वो काफ़ी हैं। वो भी जो है ना वो पुराना है, तो उस वक्त IS 39 में इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती थी, तो वो उस हिसाब से बनाया हुआ सवाल था, इसलिए सवाल को काट ही दें। पास्ट पेपर में, अच्छा पास्ट पेपर की भी थोड़ी बात कर लें। हमने अभी तक कर लिया है दिसंबर 19 कर लिया, मैंने बोर्ड पे किया था। समर 19 कर लिया, आधा क्लास में किया था, आधा होमवर्क था जो मैंने अभी शुरू में डिस्कस किया। फिर उससे पहले
समर 18 वो भी क्लास में किया था, उसमें मैंने गलती ठीक कराई थी, उस गलती पे ना आज मैं दोबारा बात करूंगा। ये कंगारू लिमिटेड के नाम से सवाल था जिसमें फॉरेन करेंसी की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी और एक कंपनी के शेयर्स थे, तो मैंने इसमें एक सोल्यूशन में करेक्शन कराई थी, उस करेक्शन पे करूंगा आज बात, डी रिकग्निशन पढ़ाते हुए इस पे बात करूंगा। तो समर 2018 ये भी हम डिस्कस कर चुके, और उसके पहले जो समर 17 है ये स्वैप है, ये हमने नहीं पढ़ा अभी। फिर उससे पीछे आते हैं तो समर 17, अच्छा दिसंबर 18 जो है वो अभी हमने टॉपिक पढ़ना है जो दिसंबर 18 में टेस्ट हुआ था। दिसंबर 19 क्लास में डन, जून 19 क्लास में डन, दिसंबर 18 IS 8 मिक्सचर करके टेस्ट हुआ था, वो हमने पढ़ने अभी, कन्वर्टेबल्स हमने पढ़ने, दिसंबर 18 हो गया, हो जाएगा मतलब। उससे पीछे आते हैं जून 18 वही कंगारू लिमिटेड है। अच्छा जिनके पास नई बुक भी है ना, तो मैं आइंदा ध्यान रखूंगा, क्वेश्चन का रेफरेंस भी बताया करूंगा। दिसंबर 19 डन, जून 19 डन, दिसंबर 18 अभी करना है क्योंकि उसमें कन्वर्टेबल है जो मैंने पढ़ाने भी आपको। उससे पीछे आते हैं जून 18, ये कंगारू लिमिटेड के नाम से सवाल है, जून 18 का ये क्वेश्चन नंबर, जो यासिर साहब की बुक है उसमें सिर्फ समर 18 लिखा हुआ है, कंगारू लिमिटेड, और जो लोग पास्ट पेपर्स देख रहे होते हैं उसमें ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी हम क्लास में कर चुके हुए हैं, इसके सोल्यूशन में मैंने एक चेंज कराई थी और उस चेंज को मैंने आज दोबारा डिस्कस करना है कि वो मैंने किस अजम्पशन पे चेंज कराई थी। फिर उससे पीछे आते हैं तो ये भी कन्वर्टेबल है, ये हमने अभी पढ़ना है। दिसंबर 17 से पीछे आ जाते हैं। जून 17, जून 17 का क्वेश्चन नंबर 5 है, PTL पशाम टेलीकॉम, ये स्वैप है, ये हमने पढ़ना है अभी। उससे और ऊपर आते हैं तो अगेन जून 17 में दोबारा एक सवाल आया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे। ये है जिनके पास पास्ट पेपर्स हैं उसमें जून 17 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है, और जिनके पास यासिर साहब की बुक है उसमें ये राशिद इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से सवाल आ रहा है, जून 17। अच्छा इस सवाल के अंदर जिनके पास यासिर साहब की बुक है उसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है, वो ठीक कर लें। है अभी आपके पास? नहीं। जिनके पास यासिर साहब की बुक है उसमें एक टाइपिंग मिस्टेक ठीक कर लें। सेकेंड एडिशन में मुझे नहीं पता हो गई है कि नहीं हुई है, वैसे नहीं हुई होगी। जिनके पास फर्स्ट एडिशन है उसमें देखिएगा, ये जिनके पास फर्स्ट एडिशन है पेज 277 क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूं मैं। जिनके पास सेकंड एडिशन है उसमें भी कोई आगे पीछे होगा। जून 2017 का सवाल है और इसका नाम है राशिद इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके टेबल के नीचे
अगले से अगले पैराग्राफ के अंदर, ये पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है ना, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 30 नवंबर 16, इस पैराग्राफ की दूसरी लाइन के एंड पे लिखा हुआ है इट्स शेयर्स शुड बी हेल्ड टिल 30 जून 16। ये 2018 है, ये 16 नहीं है, ये 2016 नहीं है, 2018 है। ये सवाल आप कर सकते हैं, आपने करना है, ये होमवर्क है आपका। हस्बे तौफीक सही, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। अच्छा, रीक्लासिफिकेशन का मैं आपको बता रहा था कि एक सवाल है, वो है जी समर 2014, यासिर साहब की बुक में आते हैं तो पुराने एडिशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रावो लिमिटेड। ये जून 2014 का सवाल है, ये सवाल ही काट दें। ये असल में पुराने आईएएस के मुताबिक बना हुआ है, तो उसको कितना को नया अमेंड करेंगे, तो इसलिए जितनी आपको अभी प्रैक्टिस करा दी बहुत है, तो रीक्लासिफिकेशन का और सवाल नहीं है, तो बस ये इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। हाँ जी, रीक्लासिफिकेशन डन। अब इसमें अगले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ऐसा करते हैं कि 37 में कर लेते हैं। बात चल रही थी शुक्रगुजार पे। खुशी की बात है सजदा। आखिरी बात ये थी। इब्ने माजा में रिवायत है और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला साबिर रोजेदार का दर्जा पा लेता है। रोज़ा रखना सब्र वाली बात है और रोज़े का बहुत अजर है। तो जो रोज़ा रख रहा है अपोजिट, यानी भूखा रह के और सब्र कर रहा है, उसको जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं अल्लाह की नज़र में, जो खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है उसको भी वही रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। अच्छा, ये इसका ये मतलब नहीं है कि जो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाला था उसके मुकाबले पे वो रमज़ान के महीने में खाना खाई जा रहा है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है तो वो इक्वल हो गए, नहीं। ये डेफिनेटली नफली रोज़े की बात हो रही होगी या कम से कम अजर की बात हो रही होगी। तो खाना खाकर शुक्र अदा करना उतना ही अजर में है जितना रोज़ेदार सब्र करने वाला होता है। चलें लेक्चर 37 में मिलते हैं।